Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीबॉडी, तो लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने इस वीडियो में पहले बहुत कुछ पढ़ रखा है, तो एक बार देख लेते हैं हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। हम लोग प्रकाश देखा था, प्रकाश क्या होता है, ठीक है। प्रकाश के गुण के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, प्रकाश के परावर्तन को देखा है और परावर्तन के दो जो नियम होते हैं उसको देखा है। फिर हम लोगों ने प्रतिबिंब की बात की थी। प्रतिबिंब क्या होता है, कौन कौन से टाइप का होता है, तो वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब होता है, हम लोग जानते हैं। फिर हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ा था कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब कैसा होता है, ये भी हम लोगों ने पढ़ा था। फिर हम लोगों ने गोलीय दर्पण को डिस्कस किया था कि गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल। इसमें बहुत सारे टर्म्स होते हैं जैसे ध्रुव, मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, इन सब को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। तो अब हम लोग एक और देखे थे, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी, उसके बीच का एक रिलेशन होता है R=2F, वो भी हम लोगों ने देख चुका है। इसका प्रूफ भी हम लोग पढ़ चुके हैं पहले क्लासेस में। तो अब हम लोग को पढ़ना है अवतल दर्पण में जो इमेज बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो प्रतिबिंब कैसे बनता है, उन सब चीजों को हम लोग देखेंगे। उससे पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोग को, तो आते हैं उस टॉपिक पे। यहाँ पे मैंने कनकेव मिरर लिया है, मतलब कि अवतल दर्पण लिया, और यहाँ पे मैंने उत्तल दर्पण लिया है, कन्वेक्स मिरर। अगर हम लोग देखें तो ये जो बीच वाला लाइन है, ये लाइन क्या है, ये इस लाइन को हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि प्रधान अक्ष के समानांतर एक ये है लाइन आया, एक दूसरा आया, फिर नीचे भी वैसे ही एक प्रधान अक्ष के समानांतर है, और ये भी प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो देख रहा है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाले जितने भी किरणें हैं, जितने भी प्रकाश की किरणें, वो दर्पण से परावर्तन के बाद क्या हो रहा है, एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है, प्रधान अक्ष के एक ही बिंदु से होकर गुजर रही है। तो ये खास बात होता है कि प्रधान किसी अवतल दर्पण में प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक निश्चित बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम लोग फोकस कहते हैं, ठीक है। तो अब अवतल दर्पण क्या करता है, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली सारी किरणों को एक जगह पे एकत्रित कर देता है, इसलिए इस दर्पण को, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो अवतल दर्पण को एक और दर्पण कहा जाता है कि अभिसारी दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण को और एक और नाम से हम क्या जानेंगे, अभिसारी दर्पण। दूसरा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण के केस में हम लोग, ये आपको उत्तल दर्पण दिख रहा होगा, तो एक प्रधान अक्ष है, ये बीच वाला लाइन पर क्या है, प्रधान अक्ष है। तो प्रधान अक्ष समानांतर किरण आया, ये टकराकर ऐसे लौट गया, फिर एक और किरण ये आया, ऐसे टकराकर लौट गया, फिर नीचे भी वैसे ही टकराकर आया और ये ऐसे लौट गया, फिर एक और किरण है जो टकराकर वापस लौट जाता है। तो इस केस में देखना कि प्रधान अक्ष के समानांतर जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही हो, टकराकर अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही हैं, अलग अलग दिशाओं में फैल जा रही है, मतलब वो उस डायरेक्शन में कभी नहीं मिलेंगी। लेकिन अगर इन सारी जो लौटती हुई किरणों को ध्यान से देखा जाए, पीछे की ओर डॉटेड लाइन जिसको मैंने बढ़ाया है, डॉटेड लाइन से आकर बढ़ाए, तो देख ऐसा प्रतीत होगा कि सारी किरणें इस बिंदु से आ रही हैं, प्रतीत होगा ऐसा, एक्चुअली होगा नहीं, ये क्या हो रहा है, बस प्रतीत हो रहा है कि सारी किरणें इस बिंदु से आ रही है, और इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण का फोकस कहते हैं। इस चीज में देखेंगे कि जो उत्तल दर्पण है वो क्या कर रहा है, अब उस समानांतर आने वाली सभी किरणों को अलग अलग दिशाओं में फैला दे रहा है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि एक बिंदु से निकलकर अलग अलग दिशाओं में फैल रही है, इसलिए उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम लोग को पढ़ना कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, तो हम लोग किरण आरेख खींचते हैं, डायग्राम खींचते हैं, जिसको हम लोग किरण आरेख कहते हैं। तो अब किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम हमें दो किरण का आवश्यकता होता है, ठीक है। दो किरण हमें चाहिए, तो दो किरण, बहुत सारे किरण ले सकते हैं, लेकिन कम से कम दो किरण चाहिए किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए, उसका किरण आरेख खींचने के लिए। तो हम कौन कौन सा किरण ले सकते हैं उस चीज के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट, ये डायग्राम आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो डायग्राम है, ठीक है, इसमें मैंने अवतल दर्पण लिया है, ठीक है। अवतल दर्पण ये क्या है, प्रधान अक्ष शीपी, प्रधान अक्ष समानांतर कोई किरण आता है तो दर्पण से परावर्तन कर फोकस से होकर गुजरता है, जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया है। तो एक किरण तो हम लोग ये ले सकते हैं, प्रधान अक्ष के समानांतर आने वाली किरण जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से होकर गुजरती है। दूसरा हम लेते हैं, अवतल दर्पण में एक ऐसा किरण लिए जो प्रधान अक्ष के फोकस से होकर गुजर रही है, और टकराने का क्या हो जाएगी, प्रधान अक्ष समानांतर रहेगी, ठीक उल्टा। अगर समानांतर आ रही है तो फोकस से होकर गुजरेगी, और इस केस में क्या है, फोकस
से आ रही है तो कहने बाद क्या होगा, समानांतर होकर गुजरेगी। तो दूसरा किरण हम लोग क्या ले सकते हैं, एक ऐसा किरण ले सकते हैं जो दर्पण के फोकस से होकर गुजरे और परावर्तन के बाद वो समानांतर हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं प्रधान अक्ष नहीं, हम लोग वक्रता केंद्र से किरण लेंगे। ठीक है, अब एक और किरण लिए हैं, अब तो दर्पण में ये जो किरण हम लोग लिए हैं ये क्या वक्रता केंद्र से होकर आ रही है। ठीक है, जब वक्रता केंद्र से होकर आती है कोई किरण तो ये क्या होता है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है परावर्तन के बाद। तो दर्पण में वक्रता केंद्र से आने वाली किरण परावर्तित होकर वापस उसी पथ पर लौट जाती है। तीन किरण आरेख हो गया, हम लोग एक और डिस्कस करेंगे जो ध्रुव की दिशा में आपतित होती है। इस केस में हम लोग देख रहे हैं एक किरण है जो ध्रुव पे आके टकराता है और वापस क्या होता है, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए क्या होता है, वापस लौट जाता है। तो ये चार किरण हम लोग देखे हैं। ठीक है, तो इन चार किरण में से किसी भी दो किरण का हम लोग हेल्प लेंगे और क्या करेंगे, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है उस चीज को देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चार्ट दिया हुआ है, हम लोग अवतल दर्पण में अलग अलग स्थिति पे वस्तु को रख सकते हैं। ठीक है, कहाँ कहाँ रख सकते हैं, अनंत पर, अनंत कभी फिक्स नहीं हो, कहीं भी रख सकते हैं, अनंत जितनी दूर हो, मतलब अनंत डिफाइन करने की जरूरत नहीं, आपको सबको पता है। ठीक है, सी से परे कहने का मतलब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। फिर तीसरा पोजीशन हो सकता है वक्रता केंद्र पे रख दें। चौथा पोजीशन ये हो सकता है कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखें। फिर नेक्स्ट केस हो सकता है कि फोकस पर रख दें और फिर लास्ट केस होगा फोकस और ध्रुव के बीच में। तो हम लोग देखते हैं जैसे ये मेरे पास सी है तो हम लोग अनंत पे रख रहे हैं, तो अनंत इधर कहीं भी सी के क्या लेफ्ट साइड, सी के बाएं साइड कहीं भी अनंत हो सकता है। अनंत इनफाइनाइट मतलब पता नहीं है, एंडलेस है। ठीक है, तो हम लोगों ने एक वस्तु रखा है अनंत पे। ठीक है, तो इमेज कैसा बने, मान लेते हैं ये जो किरण आ रहा है जो ऊपर वाला है, ठीक है, ये किरण क्या अनंत से आ रहा है जो प्रधान अक्ष से समानांतर है। ठीक है, और एक किरण नीचे से आ रहा है जो भी अनंत से आ रहा है प्रधान अक्ष के समानांतर है। तो ये दोनों किरण हम जानते हैं, हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, प्रधान अक्ष से समानांतर आने वाली किरण कहाँ पे करती है, फोकस पे। तो ये आया फोकस पे से गुजरा और ये नीचे जो किरण बी है वो भी कहाँ से होकर गुजरेगा, फोकस से। तो अनंत और कोई वस्तु अनंत पे है, ठीक है, तो उससे आती हुई किरण हम लोग प्रतिबिंब यही पढ़े थे कि परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। ठीक है, तो कोई वस्तु अगर अनंत पे तो उससे आने वाली किरणें परावर्तन के बाद फोकस पर मिलती हैं और इस फोकस पे उस वस्तु का क्या बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो ये हो गया डायग्राम अगर कोई वस्तु अनंत पे है तो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है अगर वस्तु अनंत पे होगा, ठीक है, जो फर्स्ट केस है, अगर वस्तु अनंत पे होगा तो उस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, बहुत छोटा होगा क्योंकि एक बिंदु के बराबर फोकस क्या है, बस एक बिंदु ही है ना, तो वस्तु क्या होगा, बस बिंदु के जो प्रतिबिंब होगा बस बिंदु के बराबर होगा, तो बहुत ही छोटा होगा। अब हम लोगों ने अभी बात किया कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा क्योंकि वास्तविक कटान बिंदु से बन रहा है। ठीक है, तो वास्तविक अगर होगा, ठीक है, तो यहाँ प्रतिबिंब वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। हम लोगों ने ये चीज पढ़ चुका है। अब दूसरा केस ये है कि ये हमारा क्या वक्रता केंद्र है और अनंत पे एंडलेस है, तो हम लोग क्या करते हैं, अनंत के बीच में और वक्रता केंद्र के बीच में कोई वस्तु को रख देते हैं। यहाँ पे क्या कि एक वस्तु ए बी रखे हैं। ठीक है, ए बी रखे तो एक के हम लोग समानांतर लिए। ठीक है, तो एक के समानांतर लिए हैं, प्रधान अक्ष समानांतर परावर्तन का क्या होगा, फोकस होकर गुजरेगा, जो फोकस होकर गुजर रहा है ये। ठीक है, दूसरा किरण हम लोग कहाँ लिए हैं, फोकस से लिए हैं, जो एक किरण जो फोकस से होकर जा रहा है और दर्पण से परावर्तन का क्या हो जाएगा, प्रधान अक्ष के ये समानांतर हो गया। अब ये दोनों जो किरण परावर्तित हो रही है, एक किरण तो ये वाला परावर्तित हो रहा है और दूसरा किरण ये समानांतर परावर्तित हो रहा है, तो जिस बिंदु पे मिलेगा उस बिंदु पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। किस बिंदु पे मिला, तो यहाँ से ये ए डैश बी डैश के हमारा प्रतिबिंब बना है। तो यहाँ पे भी क्या वास्तविक कटान बिंदु से प्रतिबिंब, वास्तविक कटान बिंदु है। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक होगा और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे ए नीचे है तो यहाँ पे ऊपर है। ठीक है, अब इस केस को देखते हैं तो सी के पड़े मतलब कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, ये फोकस रहा अपना और ये वक्रता केंद्र, इन दोनों के बीच में कहीं भी बन सकता है। तो दूसरा केस है फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, प्रतिबिंब छोटा होगा। ठीक है, आप लोग को दिख रहा होगा वस्तु की तुलना में क्या थोड़ा छोटा है, फिर वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अब तीसरा केस हम ये ले सकते हैं, अनंत पे ले लिया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में ले लिया। तीसरा केस हम कहाँ लेते हैं, सी पर वक्रता केंद्र पर ही रख दिया, जहां पे वक्रता केंद्र वहां पे ही रख दिया। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि ए बी वस्तु रख दिया। अब एक किरण क्या लेंगे, समानांतर। ठीक है, जो टकराने का कहां से होकर गुजरेगा, फोकस से। ठीक है, दूसरा किरण हम लोग कहाँ ले लिया, फोकस से होकर जा रहा है।
ठीक है, तो टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। तो यहाँ पे जिस बिंदु पर मिल रहा हो क्या बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे एक वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। तो ये ए डैश बी डैश कहाँ बन रहा है, वक्ता केंद्र पर ही बन रहा है और सेम साइज का बन रहा है। इसका मतलब ये है कि जब वस्तु अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु वक्ता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब वक्ता केंद्र पर ही बनता है, यह वास्तविक और उल्टा होता है तथा वस्तु के आकार के बराबर होता है। चार्ट में सब कुछ मेंशन किया हुआ, आप लोग चार्ट भी देख लीजिएगा। फिर हम लोग वक्ता केंद्र पर हो गया। अब वक्ता केंद्र थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, तो वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में अगर वस्तु को रखते हैं तो क्या होता है। तो ये रहा मेरा वक्रता केंद्र, ये रहा फोकस, ठीक है। इन दोनों के बीच में वस्तु ए बी को हम लोग रखते हैं, ठीक है। तो ये ए बी वस्तु रखा है, ठीक है। सबसे पहले किरण लेते हैं जो प्रधान अक्ष समानांतर है, ये प्रधान अक्ष समानांतर गया, टकराने के बाद फोकस से होकर ये गुजरा, ठीक है, ऐसा चला गया। फिर दूसरा हम लोग फोकस से होकर लेते हैं, एक किरण आया जो फोकस से होकर गुजरा है और टकराने के बाद क्या हो जाएगा, समानांतर हो जाएगा। अब जहां पे कटेगा, यहाँ पे कट रहा है, ठीक है, यहीं पे क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा क्या वास्तविक कटान बिंदु से बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक होगा। बन कहाँ रहा है, ये देखिए सी के बाद बन रहा है, मतलब सी और अनंत के बीच में बन रहा है, सी और अनंत के बीच में बन रहा है, ठीक है। तो इसका पोजीशन क्या होगा, अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में। और इसका जो साइज है क्या है, वस्तु से थोड़ा सा बड़ा है। तो अब देखते हैं चार्ट में मेंशन किया हुआ है, अगर वस्तु वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में हो, सॉरी हम लोग हाँ वक्र केंद्र और फोकस के बीच में पड़ जाते हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सी से परे, मतलब कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा, ये हम लोग देख चुके हैं। अब फिर थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, हम लोग वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रख चुके हैं, अब हम लोग फोकस पे रख के देखेंगे। हम लोगों ने क्या किया, वस्तु को फोकस पे रख दिया, फोकस पे रख दिया तो हम लोग दो किरण लेना है, ठीक है। पहला किरण हम लोग क्या लिया, समानांतर लिया, जो टकराने के बाद क्या हो गया, फोकस से होकर गुजर रहा है। दूसरा किरण हम लोग, अब जैसे हम 4 किरण बताए थे, 4 किरण ले सकते हैं, उसमें से हम एक ये भी बताए थे कि अगर कोई किरण वक्ता केंद्र से होकर जाता है तो उसी पथ से वापस लौट के आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर वक्ता केंद्र से होकर गुजर रहा है, ठीक है, तो ये किरण वापस लौट जाएगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे कि ये दोनों किरण आपस में समानांतर हो गया, और हम लोग जानते हैं कि समानांतर जो रेखाएं होती हैं आपस में कभी नहीं कट करती हैं। तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि वो किरणें कहाँ पे कट करेंगी, अनंत पे कट करेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मानती ये किरणें, दोनों किरणें जो परावर्तित किरणें अनंत पे जाके एक दूसरे को कट करेंगी। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब वो कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, और अनंत पे बनेगा तो बहुत बड़ा बनेगा, ठीक है। यहाँ पे भी अनंत का हम लोग मान लेते हैं, अनंत पे मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको हम वास्तविक ही मानते हैं कि अनंत कहीं ना कहीं आएगा और जहाँ पे वो मिल जाएगा, ठीक है। तो इस केस में भी प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक बनता है और बहुत बड़ा बनता है, वस्तु के आकार में बहुत बड़ा होता है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फोकस पे हो गया। अब फोकस और ध्रुव के बीच में रख के देखेंगे जो हमारा लास्ट केस है, और इस चीज को देखते हैं। अब ये रहा अपना फोकस और ये रहा ध्रुव, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में अगर हम वस्तु को रखते हैं, ठीक है, तो पहला तो लिया हम ध्रुव के, पहला हम किरण ले रहे हैं जो ध्रुव की ओर आपतित हो रहा है, ध्रुव की ओर ये आपतित हुआ और टकरा के ये वापस ऐसे लौट गया, ठीक है। और एक किरण हम लोग कहाँ ले रहे हैं, एक किरण ले रहे हैं वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से आया और वापस परावर्तित होकर उसी पथ पर लौट गया। तब देख रहे ये किरण जो लौट रहा है और ये किरण यहाँ से जो टकरा कर ये आया ऐसे टकरा कर लौट रहा है, ये तो दोनों का क्या बीच में डिस्टेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, जो कभी नहीं मिलेगा। तो कभी नहीं मिलेगा, इधर तो मिलने का चांस नहीं, तो हम लोग पीछे बढ़ा के देखते हैं, ये पीछे, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो दोनों किरण कहाँ से, इस बिंदु ए डैश से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको इधर एक्चुअली रियल में तो मिलेगा नहीं, वास्तविक रूप से मिलने का चांस है नहीं, तो ये काल्पनिक रूप से हमको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों किरण जो है लौटता हुआ किरण परावर्तन के बाद इस बिंदु ए डैश से आ रहा है, ठीक है। तो हमको प्रतिबिंब यहाँ पे दिखाई देता है। तो इस केस में ये वास्तविक रूप से नहीं मिल रहा है, काल्पनिक कटान बिंदु है, यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, ठीक है। इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है या मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा। और यहाँ पे काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, हम लोग जानते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है, ठीक है। तो बिल्कुल सीधा बना है। तो यहाँ पे हम लोगों ने इस चीज को खत्म कर दिया, ये काल्पनिक प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा बना और ये थोड़ा बड़ा होगा, साइज में थोड़ा बड़ा होगा। तो आज हम लोगों ने इतना ये सब देख चुके हैं। थोड़ा सा एक और छोटा टॉपिक बच गया, उसको भी खत्म कर ही देते हैं। अवतल दर्पण का क्या क्या प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग देखते हैं। तो पहला है टॉर्च, सर्च लाइट होता है, जो मतलब कि जो माइंस में काम करते हैं,
खदान में काम करते हो, सिर पे एक टॉर्च लगाया होता है उसको सर्च लाइट कहते हैं। ठीक है, वाहन का जो हेडलाइट होता है उसमें क्या होता है, जो बल्ब लगा होता है टॉर्च में या फिर हेडलाइट में, उसके पीछे क्या होता है, कर्व सरफेस होता है। ठीक है, जो अवतल दर्पण होता है तो क्या करता है बल्ब को उसके फोकस पे लगाया जाता है। ठीक है, और क्या होता है जो अवतल दर्पण होता है, जो फोकस से लाइट निकल के अवतल दर्पण से टकराता है और क्या होता है, समानांतर हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, टॉर्च, सर्च लाइट और वाहन के हेडलाइट में करते हैं। फिर दंत विशेषज्ञ, ठीक है, दंत विशेषज्ञ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मतलब जो दांतों के डॉक्टर होते हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को, यहाँ पे अगर इस केस को देखिए, अवतल दर्पण में जब हम वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो प्रतिबिंब क्या बनता है, बड़ा बन रहा है। ठीक है, और सीधा भी बन रहा है, जो हमारे काम का चीज है। अगर हम कुछ उल्टा देखें, इन सब केस में ऊपर वाला जो भी केस देखा, वहाँ प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो हम उल्टा देखना नहीं चाहेंगे, किसी चीज को सीधा ही देखना चाहेंगे। ठीक है, तो इस केस में बस यही एक केस है जब वस्तु को ध्रुव और फोकस के बीच में रखते हैं तो सीधा बनता है, तो और बड़ा ही बनता है। तो दंत चिकित्सक क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं किसी भी चीज को बड़ा देखने के लिए, ताकि दांतों का प्रतिबिंब जो बड़ा बड़ा दिखाई दे और बिल्कुल सीधा दिखाई दे। फिर हम लोग जो सैलून वगैरह में रहता है दर्पण, वो भी अवतल दर्पण ही रहता है, ताकि मतलब कि सैलून वगैरह में छोटे छोटे दाढ़ी बनाने के लिए जो शेविंग दर्पण, शेविंग के लिए जो मिरर आता है, उसमें क्या होता है, हमें चीजों को बड़ा देखना होता है, इसलिए सैलून वगैरह में भी हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। फिर सौर भट्टी में, सौर भट्टी में हम लोग क्या करते हैं, अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। हम लोगों ने ये पढ़ाया भी कि अवतल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण को हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, क्योंकि समानांतर आने वाली किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है। तो सौर भट्टी, जहाँ पे सोलर, उसको फर्नेस कहते हैं। ठीक है, सूर्य की किरणों से गर्मी प्राप्त किया जाता है, तो गर्मी कब प्राप्त होगा, सारी किरणों को एक जगह एकत्रित करते हैं, तो वहां पे भी सौर भट्टी में भी सूर्य की किरणों को एक जगह एकत्रित करने के लिए अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। तो आज के लिए हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने दे रहे हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।